गांव के मुखिया हर साल एक नई लड़की से शादी करता और फिर उसे तलाक के साथ बहुत सारे रुपया पैसा देकर उस उसके घर वापस भेजा देता। लड़कियां खुशी खुशी उससे शादी करती है और अगले ही दिन तलाक लेकर अपने घर वापस चली जाती है। मैं हैरान थी कि यह ऐसा क्यों करता है। एक दिन उस मुखिया की नज़र मुझ पर पड़ गई और वह बोला, मुझे तुमसे ही शादी करनी है। मेरे घर वाले भी पैसे के लिए परेशान थे। वैसे तो मेरी शादी उससे कर दी गई। शादी की पहली रात मुझे हॉस्पिटल ले गया और बोला, मैंने अब तक बहुत सी लड़कियों से शादी की है ताकि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। वह लड़की तुम ही हो जो मेरी किस्मत बदल सकती है। इससे पहले मैं इस बात का मतलब समझ नहीं पाती। मेरी चीखें निकल गई कि वह मेरे आज फिर गांव के मुखिया की शादी थी। मेरे दोस्त हिमांशी खास तौर पर मुझे यह सब सुनाने आती थी। आते ही कहने लगी, क्या तुम्हें पता है कि गांव का मुखिया फिर से शादी कर रहा है। मैं यह सुनकर हैरान हो गई कि अभी पिछले साल ही तो उसने शादी की थी और अपनी बीवी को तलाक भी दे दी थी। मैंने हैरानी से कहा कि क्या वह लड़की गांव के मुखिया से दूसरी शादी के लिए मान गई। मेरी दोस्त हिमांशी पागलों की तरह हंसने लगी और बोली, पागल लड़की लगता है तुम्हें अभी तक कुछ नहीं पता। गांव का मुखिया हर साल एक खास महीने में एक लड़की से शादी करता है और अगले ही दिन उस लड़की को तलाक दे देता है। और सुना है वह लड़की को बहुत कुछ देकर उसके घर वापस भेज देता है, सोना चांदी जेवरात और बहुत सी मालो दौलत। तो ऐसे में कोई भी लड़की बेवकूफ़ ही होगी जो गांव के मुखिया से शादी करने से इनकार कर देगी। फिर वो कुछ चौंक कर कहने लगी, तो कोशिश करना कि गांव के मुखिया की नज़र मुझ पर न पड़े, वरना हो सकता है अगली बीवी उसकी तू बन जाए, क्योंकि सुना है वह हसीन लड़कियों पर ही आशिक हो जाता है। मैं उसकी यह बातें सुनकर बहुत डर गई और मैंने कहा, मैं तो पहले भी घर से बाहर बहुत कम निकलती हूँ, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं निकलूँगी। असल में यही की रहने वाली नहीं थी और अपने माता पिता के साथ 6 महीने पहले ही इस गांव में आई थी। इसलिए इस गांव के रस्मों को रिवाज और गांव के मुखिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैंने बस उसकी पिछली शादी होते हुए देखी थी। इसलिए हिमांशी से यह सब सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई थी कि गांव का मुखिया कैसा जालिम इंसान है जो पहली रात के बाद ही बेचारी लड़कियों को तलाक दे देता है। हिमांशी फिर शाम को आ गई और मुझसे कहने लगी कि चल गांव के मुखिया की शादी देखने चलते हैं, पूरा गांव आया हुआ है। मैं अपनी माँ से इजाज़त लेकर उसके साथ गांव के मुखिया की शादी देखने चली गई, लेकिन उसके किस्से सुनने के बाद मैं बहुत डर गई थी। इसलिए मैंने अपने मुंह को एक दुपट्टे से अच्छी तरह से ढक लिया था। मैंने अपनी माँ से इजाज़त ली और उसके साथ निकल पड़ी। माँ को भी शायद गांव के मुखिया के बारे में ठीक से कुछ पता नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे जाने की इजाज़त दे दी। हम शादी पर पहुंच गए तो मैं धूमधाम देखकर दंग रह गई। हिमांशी कहने लगे, तुम देखना कल सुबह यह लड़की भी बहुत से माल के साथ तलाक लेकर इसकी हवेली से निकल जाएगी। मैंने अफसोस से कहा, यह तो बेचारी लड़कियां बड़ा जुल्म करता है। हिमांशी ने बताया कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं होता, लड़कियां अपनी मर्जी और खुशी से शादी करती है और तलाक ले लेती है, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। मैं बड़ा हैरान थी कि मुखिया ऐसा क्यों करता है, उसके साथ ऐसा क्या मसला है था कि वह शादियों पर शादियां करता है और फिर तलाक भी फौरन दे देता है। शादी के से वापस आकर मैं पूरी तरह यही सोचती रही कि भगवान के भी अलग ही लीला है। एक तरफ वह मुखिया है जो एक रात ही शादी के लिए लाखों रुपया खर्च कर रहा है और दूसरी तरफ हम जैसे गरीब लोग हैं जो कर्जों के बोझ से तले ऐसे दबे हुए हैं कि सांस लेना भी दुश्वार है। मेरा नाम शालिनी है और हम 3 बहनें थी, हमारा कोई भाई नहीं था। मुझे बचपन से ही काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी थी। मेरे पिताजी शहर में नौकरी करते थे और कभी कभी मेले में छोटी सी दुकान लगाया लिया करते थे, जिसने बस हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से हो जाता था। फिर पिताजी बीमार पड़ गए तो कई जगह से कर्ज लेकर उनका इलाज करवाना पड़ा। घर तक बिक गया और पिताजी हमें अपने पुराने घर में ले आए, जहां वो अपने भाइयों के साथ बचपन में रहा करते थे। हमारे घर में गरीबी इस कदर छाई हुई थी कि हमें दाने दाने के लिए मुंह दिखाना पड़ता था। मैं तो अपने
आपको संभाल लेती थी, पर मेरी 2 छोटी बहनें छुप छुप कर रोया करती थी। एक दिन मैंने अपनी बहनों को रोते देख लिया। वह रोते हुए कह रही थी कि काश हम पैदा ही न हुए होते, या फिर पैदा होते ही मर गए होते, तो आज यूं भूखा न रहना पड़ता। मैंने जो उनकी यह बात सुनी तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरा तो चलो जैसा तैसा बचपन गुजर गया, पर मेरी बहनें भी गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रही है, क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी और किसी के सर में दिल का बोझ भी हल्का नहीं कर सकती थी। उस दिन अपनी बहनों को रोते देखकर मेरा दिल बहुत धड़क उठा था। मैंने माँ से कहा, माँ मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ, थोड़ा टहल कर आती हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगी। माँ ने मुझे बाहर जाने की इजाज़त दे दी, जिससे वह इस बात से वाकिफ थी कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मैं घर से बाहर निकलकर खेतों की तरफ चली आई, क्योंकि वह जगह बहुत सुकून और साफ़ सुथरी थी। मैं खेतों के साथ टहल रही थी कि तभी वहाँ हमारे गांव का मुखिया आ गया। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। मेरे तो डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे हिमांशी की बात याद आ गई, तो मैं उसको देखकर जल्दी से घर भाग गई। आकर भी मेरा दिल डर के वजह से धक धक रहा था। मेरा परेशान हो गई, कहीं कोई इल्ज़ाम ही न लगा दे मुझ पर। थोड़ी ही देर में हिमांशी चली आई। कहने लगे, मुझे गांव के मुखिया ने देख लिया है, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं डर गई और इसी खौफ के असर था कि मुझे बहुत तेज बुखार आ गया। मैं शाम तक बुखार में तपने लगी। मेरी माँ मुझे खाना बनाने का कह रही थी, मगर मेरे जिस्म में तो जैसे जान ही नहीं थी। तंग आकर माँ मेरे कमरे में आई और मुझसे हाथ लगाकर चेक करने लगी तो चीख पड़ी। फिर फौरन ही गांव के एक डॉक्टर को बुला लिया गया, जो सबका इलाज करता था। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और माँ से कहते हुए बाहर निकल गया कि बच्ची को फिक्र और परेशानी से दूर रखें। ज़्यादा डर खौफ की वजह से दिमाग की नस फटने का खतरा होता है। डॉक्टर के जाने के बाद माँ मुझे घूरते हुए कहने लगी, किस बात की टेंशन है, तुम्हें क्यों मरने वाली हालत बना रखी है। तब मैंने हिम्मत करते हुए माँ को बता दिया कि गांव के मुखिया की नज़र मुझ पर पड़ गई है, जो हर साल नई लड़की से शादी करने के बाद अगले ही दिन उसे तलाक दे देता है। माँ मेरी बात को ना समझी और बोली, तो मुझे इतनी फिक्र क्यों हो रही है, तूने कौन सी चोरी की है जो तुझे इतना डर लग रहा है। माँ की बात पर मेरा दिल किया कि मैं अपना सर सीट लूँ। इससे पहले कि मैं माँ को समझाती, बाहर से दरवाजे को किसी ने जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। आवाज़ सुनकर मैंने अपना सांस रोक लिया। दरवाज़ा खोला गया तो बाहर गांव का मुखिया अपने लोगों के साथ खड़ा था और उनके साथ ही मेरे पिताजी भी थे। उन्होंने भी शायद साथ लेकर घर आए थे। पिताजी ने उनके बैठक में बैठाया और माँ से चाय बनाने को कहा, पर गांव के मुखिया ने चाय बनाने से मना कर दिया। आखिर वो अमीर इंसान था, तो गरीबों के घर का चाय पानी कैसे पीता। उसने मेरी माँ को भी बैठक में बुला लिया और मेरा हाथ मांग लिया। जब उसने यह बात की तो माँ तो हक्का बक्का रह गई और उठकर गुस्से से बोली, मुखिया जी, हम गरीब जरूर है, लेकिन बेगरत नहीं हूँ जो रुपया पैसा के लिए हम अपनी बेटी को सौदा कर दे। हम अपने कर्ज खुद उतार लेंगे, पर अपनी बेटी को दगदार नहीं करेंगे। मुखिया बात करने चला गया था। अब माँ और पिताजी को फैसला करना था, बेटी की इजाज़त या पैसा। मैंने जब यह बात अपनी बहन की जुबानी से सुनी तो आसमान जैसे मेरे ऊपर गिर पड़ा। आखिर वही हुआ जिसको मुझे डर था। माँ ने तो साफ साफ मुखिया को जवाब दे दिया था, क्योंकि मैंने अपनी बहन को जो जुबान दे रखी थी और इसी साल के आखिर में मेरी शादी होने तय हो गई थी। मगर पिताजी कह रहे थे कि एक बार मुझसे बात कर ली जाए, फिर जैसे मैं कहूँगी वैसा ही कर लेंगे। मुझे पिताजी की बात पर गुस्सा तो बहुत आया। क्या पिताजी को पता नहीं कि मेरे मंगनी हो चुकी है, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं जो मैं मर कर भी पूरी ना कर सकूं। पिताजी की राय पर माँ ने भी हामी भर ली और पिताजी को मुझसे बात करने की इजाज़त दे दी। पिताजी मेरे पास आए और कहना शुरू किया, देखो बेटी, हमारा कोई बेटा नहीं है जो हमारा सहारा बने, जो अपनी बहनों को ख्वाब पूरे करने में मेरी मदद करे। हमारे घर के हालत तुम्हारे सामने है। पिछले 10 सालों से हमारे ऊपर जो कर्जा है वही उतारने का नाम नहीं ले रहा है, और फिर तुम्हारी छोटी बहनें भी अपनी बहुत सी ख्वाहिश को आपको दिल में दबा लेती है। अगर तुम मुखिया जी से शादी के लिए हाँ कर दो और अगले ही दिन तलाक ले लो तो हमारे सारे मामले हल हो जाएंगे। और रही बात तुम्हारे मंगेतर की, तो भी कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं है जिससे तुम शादी करके एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारोगे।
अगर वह तुमसे सच्चा प्यार करता है तो तुम्हारी मजबूरी और परेशानी को समझेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। पिताजी मुझसे बात करके चले गए और मुझे कसमस में डालकर मेरी सारी बातों को सोचा और फिर एक फैसला किया। मैंने पिताजी से कहकर अपने मंगेतर पीयूष को बुलाया ताकि उससे बातचीत करके फैसला ले सकूं। अगले दिन पीयूष हमारे घर आ गए। मैं उसे लेकर छत पर आ गई ताकि मैं आराम से और सुकून से उससे बात कर सकूं। मैंने पीयूष को पिताजी और गांव के मुखिया की कई बातें बताए तो उसके चेहरे का रंग गुस्से से लाल हो गया। मैं उसके दिल के हाल को समझ रही थी, मगर मुझे एक चीज़ को समझना था कि शादी के बाद मेरा और पीयूष का फ्यूचर या फिर मुझे मेरी बहनों का और मेरे माँ बाप का सहारा बनना था। उसने मेरी बात सुनकर इनकार कर दिया और उठकर जाने लगा। तो मैंने कहा, मैं पिताजी के फैसले पर राजी हूँ। पीयूष गुस्से से मेरे तरफ पलटा और घूमती नज़रों से मुझे देखकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उसको सदमा लगा था और सदमे की वजह से उसकी आवाज़ ठीक से निकल भी नहीं पा रही थी। मैं सब जानते बुझते भी उससे नज़रें चुराने पर मजबूर थी। मैंने उससे कहा कि हाँ, दिमाग खराब हो गया है मेरा, क्योंकि मेरा माँ बाप का कोई बेटा नहीं है और मैं उनको कर्ज में डूबा हुआ नहीं देख सकती। और फिर एक ही दिन की तो बात है, हमारे सारे मसले हल हो जाएगी और बगैर किसी फिक्र के हम दोनों एक हो जाएंगे। क्या तुम नहीं चाहते हो कि हमारी परेशानी ख़त्म हो जाए, या इतना ही प्यार था मुझसे तो मुझे समझ ही नहीं पा रहे हो? मेरी इमोशनल बातें सुनकर पीयूष का दिल नरम पड़ गया और वह शादी के लिए मान गया। पीयूष के जाने के बाद मैंने माँ से कहा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। यह मैंने किस तरह दिल पर पत्थर रखकर कहा था यह मैं ही जानती हूँ, पर मुझे इस जगह पर कमजोरी नहीं पढ़ना था, सो मैं नहीं पढ़ी और पिताजी ने मुखिया जी को कहा हाँ का जवाब भिजवा दिया। माँ ने जब यह बात सुनी और वो अपना सर पीटने लगी और मुझसे समझाने लगी, पर मैंने फैसला कर चुकी थी कि मुझे पीछे नहीं हटना था। माँ की तकलीफ का भी मुझे अंदाज़ा था। मेरे पिताजी का भी कोई कसूर नहीं था कि वह इस उम्र में भी कर्ज की टेंशन लेते हुए वक्त से पहले ही बूढ़े होते जा रहे थे। जब मैं अपने फैसले पर पक्के पड़ रही तो माँ ने भी चुप साध ली और यूँ ही एक हफ्ते का अंदर ही मेरा शादी की तैयारियाँ हो गई और मैं लाल झोरे में विदा होकर मुखिया के बंगले में आ गई। सारे दिन की थाकी हारी मैं जब मुलायम गद्दों पर बैठी तो बैठने के साथ ही मुझे नींद की देवी के हमने आघोष में भर लिया और मैं बैठ कब सो गई पता ही नहीं चला। आंख तो मेरी तब खुली जब मैंने अपनी कलाई पर कुछ महसूस किया। खौफ की वजह से मेरे हलक में कांटे आ गए थे। मैंने बहुत हिम्मत इकट्ठा करके उसके अपने ऊपर से हटाने के लिए आंखों खोली तो देखा कि मेरा पति मेरा कलाई पर उंगली फिर रहा है। फिर अचानक पता नहीं मेरे पति को क्या हुआ, उसने मेरी कलाई छोड़ी और दूर जाकर खड़ा हो गया। फिर बोला, हमें अभी हॉस्पिटल चलना है, जल्दी उठो और अपने कपड़े बदलो। मुझे उसकी बातें सुनकर उसकी दिमागी हालत पर शक हुआ। मैं जाने से मना करना चाहती थी, पर पहले ही रात कुछ ऐसा नहीं करना चाहती थी जो वह मुझे तलाक न देता। मैं कपड़े बदल कर उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। फिर हम हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां जाकर जो मैंने देखा उसे देखकर मैं अपने होशो हवास खो बैठी। मेरा पति डॉक्टर से बात करने के बाद कहने लगा कि लड़की तुम ही थी जिसकी तलाश में मैंने आज तक कितनी शादियाँ की है। बस तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, अब से तुम ही मेरे पत्नी बनकर रहोगी। मैं उसकी बात सुनकर बेहोश हो गई और वह मुझे गाड़ी में डालकर घर ले आया। घर आकर जब मुझे होश आया तो उसकी बातें याद करके मेरी रूह कांप गई थी। मैंने इधर उधर देखा मगर वह कहीं नहीं था। मेरा पति को तो पता नहीं कहाँ चला गया था, मगर नौकरानी मेरे आसपास ही थी। उन्होंने बताया कि आपके घर वाले आए थे, मगर मालिक ने उनको यह कहकर वापस भेज दिया कि अपनी बेटी से मिलने आप लोग जब मर्जी हो तब आओ। मुझे कोई एतराज नहीं, मगर मैं उससे तलाक नहीं दे रहा और मालिक ने आपके घर वालों को पैसों को भाड़ा बैग और रहने के लिए घर भी दिया है। नौकरानी की बात सुनकर मेरा दिल किया कि मैं चीख कर रो दूं कि मेरे घर वालों ने मेरे साथ क्या किया है। मैं अपनी ही नज़रों में गिर गई थी। अब मैं उस मुखिया से किस मुंह से बहस करती जब मेरे ही घर वाले मुझे छोड़कर जा चुके थे। मुझे सबसे ज़्यादा दुख पीयूष के बारे में सोच कर हो रहा था। उससे जब पता चलेगा मेरी तलाक नहीं हुई तो वह मुझे बेवफा समझेगा और
सोचेगा मैंने पैसों की चमक धमक देकर तलाक लेने की इनकार कर दिया। यह सारी बातें सोचकर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर मैं अपनी मर्जी से अपने गले में फंसी हुई हूँ। फांस कैसे निकालूं, इससे पहले मैं रोना शुरू कर देती। मेरा पति कमरे में आया और मुझसे मेरा हाल पूछने लगा। मैंने उसे झूठे इंसान को देखा तो मेरा खून खौल कर गया, जिसने एक रात की बात करके शादी की थी और अब अपनी बात में से सुन कर रहा था। उसने चेहरे से को छूना चाहा तो मैंने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया और बोली, मैं तब तक तुम्हें अपने पास नहीं आने दूंगी जब तक तुम मुझे इस राज की हकीकत बता नहीं दोगे। तुम क्यों हर साल नई लड़की से शादी करके उसे तलाक दे देते थे और अब मुझे तलाक क्यों नहीं देती? मेरे पति ने मेरी बात सुनी तो बोला, मैंने शादी की है तुमसे, तुम पत्नी हो, मेरे तुम पर पूरा हक है। मैं तुम्हें छूने के लिए तुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं, मगर मैं क्योंकि अब सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारना चाहता हूँ तो आज नहीं तो कल तुम्हें इस सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। मुझे इस बात से बहुत गुस्सा आया, मगर मैं अपने गुस्से की पी गई और बोली, मुझे तुम सच बताओगे तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। यह बात सुनकर उसके चेहरे का रंग बदल गया, पर उसने जल्दी से ही अपने गुस्से को काबू पा लिया था और कहने लगा कि राज तो मैं तुम्हें बता ही दूंगा, मगर याद रखना मुझसे अगर तुम भी बेवफाई की हो या अपने जान लेने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को नहीं छोड़ूंगा। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में बंद कर लिया। और मैं यह बात तो भूल ही नहीं गई थी। मैंने अपने घर वालों के लिए ही शादी की है और किसी आम इंसान से नहीं, बल्कि गांव के मुखिया से, जिससे कोई कानून या पुलिस कुछ नहीं कह सकती थी। मेरा दिल किया मैं अपनी किस्मत पर फुट फुट कर रोने लगूं, मगर मैं उसके सामने रोकर खुद को कमज़ोर साबित नहीं करना चाहती थी। मुझे बस चुप रहकर उसकी जासूसी करनी थी ताकि उसे रंगे हाथों पकड़ सकूं। मुझे चुप देखकर मेरे पति ने भी दोबारा मुझसे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं की और उसकी यही बात मुझे परेशान कर रही थी कि कोई इंसान किसी को धोखा देकर इतना संतुष्ट कैसे रह सकता है। शादी को एक हफ्ता गुजर गया और इस एक हफ्ते में मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह वह मुझे तलाक दे दे, मगर मुझे कामयाबी हासिल नहीं हुई। आखिर उसे मेरे तलाश थी ही क्यों, मैं तो उससे जानती भी नहीं थी। मेरे मुश्किल का हल यही निकला कि मैं उसके ऊपर नज़र रखूं। मेरा पति जब भी किसी से कॉल पर बात करने लगता तो उठकर कमरे से बाहर चला जाता। उसकी यह हरकत मुझे नागवार गुजारती थी, मगर उसे तो जैसे मेरे परवाह ही नहीं थी। उसने पूछने पर भी यह मुझे सच ना बताता तो बेहतर यही था मैं उसकी किसी भी तरह बातें सुनूं। ऐसे ही करते हुए 15 दिन गुजर गए, कोई भी सुराग मेरे हाथ न लगा था। अब तो मुझे लगने लगा था कि जैसे मैं कभी भी हकीकत नहीं जान पाऊंगी, पर मुझे हिम्मत नहीं छोड़नी थी। मैं दिल ही दिल में प्रार्थना करती कि किसी भी तरह मुझे इसका राज पता चला जाए ताकि मैं मुखिया को गलत साबित करके अपनी जान छुड़ा सकूं। आखिर एक दिन आ ही गया। रात के 12 बज रहे थे कि तभी मेरे पति के फ़ोन पर किसी की कॉल आया। पहले वह उठकर कमरे से बाहर जाने लगा, फिर मुझे सोता हुआ देखकर वहीं पर बैठकर बात करने लगा। दूसरी तरफ तो न जाने कोई क्या कह रहा था, पर अपने पति की बातें सुनकर कुछ खास मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। उस वक्त मेरी नींद उड़ गई जब मेरे पति ने कहा, यार किसी भी तरह इस बाला से मेरा पीछा छुड़वाओ वरना काम तमाम कर दो। इसकी रोज रोज की बकबक से मैं तंग आ गई हूँ। मैंने जब इतना सुना तो मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगा। मैं जान चुकी थी कि यह कोई लड़की का मामला है। अब तो मसला और भी संगीन हो चुका था। उसकी बातें सुनकर मैंने इरादा कर लिया था कि किसी भी तरह मुझे इस बेचारी लड़की को इसके चंगुल से आज़ाद करवाना ही होगा, वरना यह जालिम इंसान उसकी जान ले लेगा। अगले दिन जब मेरा पति घर से बाहर निकला तो मैं भी उसके पीछे घर से बाहर निकल गई। घर के नौकर नौकरानी को भी मैंने पहले ही अपने साथ मिला लिया था। अब बेफिक्र होकर मैं सब काम कर सकती थी। उसका पीछा करने के लिए मुझे मेरे दिल ने मना किया, पर मैं दिल को मजबूत करने लगी और अपने इरादे से नहीं हटी और उसको एक घर में जाता हुआ देखकर मैं वहीं से वापस लौट आई। अब मेरे दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। मैं उन्हें ख्यालों में बैठी थी। मेरा पति
घर आया वह फिर किसी से फ़ोन कर बात कर रहा था। मैं उठकर सुनने गई तो वह किसी से कहा रहा था कि कल फिर उसी जगह आ जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं दिल ही दिल में खुश होने लगी कि चलो इस आँख में चौली के खेल से जान छुटके वाली है। उससे पहले मेरा पति मुझे देखता मैं जल्दी से कमरे में आ गई। मुझे बहुत ही बेसब्री से कल के दिन का इंतज़ार था। मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि आने वाला कल मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। कल का दिन आया तो अपने पति के जाने के बाद मैं भी उसके पीछे ही घर से निकल गई। आज मेरा पति रास्ते में कुछ लोगों से भी मिला था। अब मुझे टेंशन होने लगी कि कहीं उन लोगों में से कोई न हो जिसकी वजह से मुझे आज़ादी मिलेगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पति को शक हो गया है कि मैं उसका पीछा कर रही हूँ, तभी वह जानबूझकर ऐसे कर रहा है ताकि मैं समझ ना सकूं और तंग आकर अपनी हरकत छोड़ दूं। अपने इस सोच पर मैंने खुद को यह सोचकर समझाया कि अगर वह जान लेता तो मुझे घर से बाहर निकलने से मना करने के लिए किसी से डरने या किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी जब मेरा पति फिर उसी घर में चला गया और जाकर एक कमरे में बैठ गया। उस कमरे के साथ एक और कमरा भी था। मैं जल्दी से उस कमरे में घुस गई और कमरे की खिड़की से दूसरे कमरे में देखने लगी। तब वही लोग आए और मेरा मंगेतर पीयूष भी। इन सबको यहाँ देखकर मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ और मैं डरते डरते चोरी छुप के वहाँ से निकलकर घर आ गई। मैं जितना इस मामले को आसान समझ रही थी यह उतना ही मुश्किल था और यह दिन पर दिन उलझता ही जा रहा था। मैं परेशान बैठी थी कि मेरा पति घर आया और मुझे उदास बैठे देखकर बोला कि आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, इसलिए नहा धोकर अच्छे से तैयार हो जाना, तुम्हें लेकर कहीं बाहर जाना है और मैं तुम्हें आज तुम्हारे सभी सवालों के जवाब वहीं पर दे दूंगा। इतना कहकर वहां से चला गया और मैं जल्दी से नहाने चली गई ताकि उसके आने से पहले मैं तैयार हो सकूं। नहा धोकर मैं अच्छे से तैयार हो चुकी थी और घर के ग्राउंड में उसका इंतज़ार करते हुए टहल रही थी। तभी मुझे गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। मेरा पति आ चुका था और मेरे बारे में पूछकर मुझे पुकारता हुआ ग्राउंड की तरफ ही आ रहा था। उसने मुझसे चलने के लिए कहा और मैं चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई। मेरा खामोश होना मेरा पति भी नोट कर रहा था। उसने भी कोई बात नहीं की और गाड़ी स्टार्ट कर दी और हमारी गाड़ी गांव की ऊंची नीची छोटी छोटी गलियों में चलती जा रही थी और मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचती हुई उदास हो रही थी। गांव में खेत तैयार होकर हरे हो गए थे और ट्यूबवेल देखकर मेरे आंखों से आंसू बह निकले। यह वो जगह थी जहां खेलकूद बड़ी हुई थी। तभी तो खेत मेरी नज़रों के सामने से गुजारा तो जैसे किसी ने मेरे आंखों में मिर्ची भर दी थी। मुझे उस खेत से नफरत से महसूस हुई। यही वो जगह थी जहां मेरे पति की नज़र मुझ पर पड़ी थी। काश मैं उस दिन घर से बाहर न निकले होती तो, मगर अब वह काश वापस नहीं लौट सकता था। उन्हें सोचों में गुम पता ही नहीं चला था कि कब सफ़र ख़त्म हुआ और हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। होश मुझे तब आया जब गाड़ी रुकी और मेरे पति गाड़ी से बाहर निकलकर मेरे साइड वाला दरवाज़ा खोले खड़े थे। उसको अपनी तरफ देखकर मैं गाड़ी से नीचे उतर आए और हम दोनों एक दरबार की तरफ जाने लगे। दरबार के बाएं साइड पर बने कच्चे मगर साफ सुथरे घर में मुझे लिए मेरा पति दाखिल हुआ और एक कमरे में जाकर बैठ गया। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि वहाँ एक बाबा जी आए और बोले, हाँ भाई, तुम्हारी तलाश खत्म हुई कि नहीं? हो गई है बाबा जी ने, और यह मेरा पत्नी है। इन दोनों की बातें सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आई कि ये दोनों कैसे बातें कर रहे हैं। बाबा जी के बैठने के बाद मेरा पति बोला, बाबा जी, मैं आपसे इजाज़त लेने आया हूँ ताकि अपनी पत्नी को सच बता सकूं और नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकूं। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं शुरू करूं। बाबा जी ने कहा, इजाज़त है, जाओ और अपनी ज़िंदगी जियो। उनकी यह घुमाने वाली बातें सुनकर मेरे माथे पर सिलौटें पड़ने लगी। यह सब मुझे ढोंग लग रहा था। फिर मेरा पति उठकर खड़ा हुआ और हम वहाँ से इजाज़त लेकर वापस आ गए। घर आकर मेरे पति ने सारे नौकरों को छुट्टी दी और सारे दरवाजे खिड़कियां बंद
करके लगा दिया। इसे ऐसा करते देखकर मैं डर गई। डरते ही वजह से मेरा रंग पीला पड़ गया था, जिसे देखकर मेरा पति बोला, डरो नहीं, यह बस एहतियात है ताकि कोई भी यह राज जान सके। उसकी बातें सुनकर मेरे सांस में सांस आई। फिर मेरा पति मुझे लेकर बेड पर बैठा और बोला, यह आज से 10 साल पहले की बात है। जब मैं 20 साल का था, हम खानदानी रईस थे, मगर हमारे किसी रिश्तेदार ने हम पर ऐसा खतरनाक जादू कर दिया था कि हमारी दौलत भी खत्म होने लगी और मेरी सेहत भी खत्म हो गई। एक दिन मैं शिकार खेलने गया हुआ था कि मुझे कोई शिकार न मिला और मैं गुस्से में सारे निशाने खराब करने लगा। मैं अपने उस काम में इतना ज़्यादा बिजी था कि मुझे आसपास का कुछ पता न था। फिर यह बाबा जी कोई जड़ी बूटी लेने जंगल में आए हुए मुझे ऐसा करते देखकर मेरे पास आ गए और बोले, तुम पर जादू है और कितना खतरनाक है कि जिस लड़के से भी शादी करोगे वह तुम्हारे जिस्म की तलाक खत्म कर देगी और तुम्हारी दौलत सारी बर्बाद हो जाएगी। मगर एक तरीका है जिससे यह जादू खत्म हो जाएगा। अगर तुम उनको एक दफ़ा देखकर बगैर अपनी शादी का हक लिए बिना ही उसे तलाक दे दो, मगर एक बात का ख्याल रखना कि वह लड़की ज़रूरतमंद हो। मैंने कहा, मैं बहुत परेशान हूँ और कहाँ से ऐसे कभी असली वाली शादी कर ही नहीं सकूँगा। पर वो बाबा जी जा चुके थे। फिर जब मैंने पहले शादी की तो देखभाल कर एक ज़रूरतमंद लड़की देखी तो अपनी पत्नी को छुए बगैर माल दौलत देकर उसे तलाक दे दी। इससे मेरी दौलत में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई और जादू का जोर भी कुछ कम हो गया। फिर और इसी तरह दूसरी शादी की तो मैं इलेक्शन जीत गया। फिर तीसरे भी उस तरह करके मैंने 12 शादियाँ की और धीरे धीरे मुझ पर हुआ जादू खत्म हो गया। फिर मैंने सोचा, अगर ऐसे ही शादी करके मैं तलाक दे देता रहूँगा तो मैं अपना वारिस कैसे बनाऊँगा और इतनी जायदाद किसके लिए इकट्ठा कर रहा हूँ। फिर मैं उसी जगह पर गया और उन बाबा जी को तलाश करना चाहा, पर वह वहाँ पर नहीं मिले। मैं शादी करके और तलाक दे देकर तंग आ चुका था। अब मैं भी सुकून की ज़िंदगी चाहता था। मैंने दर दर की खाक छानी बाबा जी को तलाश करने के लिए, ताकि मैं उससे पूछ सकूं कब तक मैं तलाक देता रहूंगा, शादी करता रहूंगा। कई महीने गुजरने के बाद जब मुझे बाबा जी के ठिकाने के बारे में पता चला तो मैं आगन फागन वहां पहुंच गई। वहां पहुंचा तो जैसे बेजान सा होकर ज़मीन पर गिर गए। एक दिन आराम करने के बाद अगले दिन बाबा जी ने मुझे अपने पास बुलाया। मैंने बाबा जी से कहा कि बाबा, अब मैं थकने लगा हूँ। मैं कब तक लोगों की बातें सुनता रहूँगा। मुझे बता दे, मुझे और कितनी शादी करनी पड़ेगी और ताकि मैं एक ही दफ़ा सब करके चैन की ज़िंदगी गुजार सकूं। बाबा जी मेरी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा तब तक तुम शादी करते रहोगे, तलाक देते रहोगे, जब तक तुम्हें ऐसी लड़की ना मिल जाए जो तुम्हारे खानदान का वारिस पैदा करने वाली होगी। बाबा जी की बातें सुनकर मैं चला गया और बोला, उसकी कोई खास निशानी बता दे ताकि मैं अपने तलाश जारी रख सकूं। फिर बाबा जी ने कहा, उसे देखकर जो सबसे पहले तुम्हारे दिल में ख्याल आएगा वह यह होगा कि इससे बाद में किसी और लड़के से शादी नहीं करूंगा। यही थी जिसकी मुझे तलाश थी। और जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरे दिल ने कहा कि तुम ही वह लड़की हो जो मेरी पत्नी बनोगी। यूं ही मैंने तुम्हारे घर रिश्ता भिजवाया और हमारी शादी हो गई। अपने पति की सारी बातें सुनकर भी कुछ था जो मुझे खटक रहा था, क्योंकि जब शादी की रात मेरा पति मुझे देखने के बाद हॉस्पिटल ले गया था तो वहां जाकर उसने कहा था, तुम ही वह लड़की हो जिसकी मुझे अब तक तलाश थी। कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने लगे हाथों पर यह बात भी पूछना का इरादा किया और कहा कि मैं कैसे यकीन कर लूं कि यही बात सच है, जबकि हर लड़की को शादी की रात तो तुम तलाक दे देते थे और मुझे लेकर हॉस्पिटल चले गए। यह हॉस्पिटल वाला क्या राज है और इससे कब तक पर्दा उठाने का इरादा है? मेरी बात सुनकर मेरा पति बोला, सारे राज आज ही जान लोगी क्या? कुछ तो कल के लिए भी रहने दो। मगर मैंने सोचा, अगर आज यह राज ना पूछो सके तो शायद कभी ना पूछ पाऊंगी, इसलिए आज ही पूछना का इरादा कर लिया। मुझे लगता था कि मेरा पति मेरा चेकअप करवाने लेकर गया है ताकि वह जान सके कि मैं कुंवारी हूँ।
भी हूँ या नहीं, यह बात में शक के बिना पर इस पर थोप नहीं सकती थी। जब तक उसके मुंह से सुनना लेती मैं मजबूर थी, और एक ऐसे इंसान के साथ सारी जिंदगी नहीं रह सकती थी जिसको मेरे कैरेक्टर पर पहले दिन ही शक हो। बेशक मैं अपने कजिन को पसंद करती थी और मंगनी भी कर रखी थी, मगर मैंने या पीयूष ने कभी भी अपने हंदे पार करने की कोशिश नहीं कर थी। फिर कैसे मैं इतनी बड़ी बात बर्दाश्त कर लेती? अगर मैं शरीफ ना होती तो क्या मुझे भी अब तक तलाक मिल चुकी होती? यह बातें मेरे सर पर हथौड़ी की तरह लग रही थी। एक तरफ मेरा पति था जो शादी के पहली रात मुझे हॉस्पिटल ले गया, और मेरा मंगेतर था जिससे मैंने अपने मजबूरी के आगे कुछ न समझा था और शादी के लिए हाँ कर दी। यही बातें सोचकर मेरे आंसू बहने लगे। तब मेरे पति ने बड़ी मेहरबानी से मेरे आंसू साफ किए और कहा, जानना चाहती हो वो आज क्या था? तो देखो, अपनी बाईं कलाई पर जो निशान बना हुआ है वह वही है जो रात जिसे मैं देखकर चौंक सा गया और तुम्हें लेकर हॉस्पिटल चला गया था कि पता चला सकूं यह असली है या मुझे ख्वाब लग रहा था, क्योंकि बाबा जी ने दूसरी निशानी यह बताई थी कि उस लड़की की कलाई और कमर पर निशान होगा, इसलिए तुम्हें अस्पताल ले गया ताकि लेडी डॉक्टर देख ले, और मुझे पता था कि तुम्हारे कमर पर निशान है या नहीं। जब इस डॉक्टर ने बताया कि तुम वही लड़की हो तो मैं खुश हो गया। मेरी शादी ऐसी लड़की से होना मेरे सब्र का फल थी, और जिन लड़कियों को मैं तलाक देता था वह सबकी सब कुंवारी नहीं होती थी, बस उनकी कलाई को मैं देखता था और तलाक दे देता था। अपने पति के बात सुनकर मैंने इसकी आंखों में देखा और वहाँ लिखी सच्चाई देखकर मैंने नई जिंदगी की शुरुआत करने का इरादा कर लिया। फिर मेरा पति बोला, एक बात तो तुमने पूछा ही नहीं। मैं सांवली नज़रों से उनकी तरफ देखने लगी। तब मेरा पति बोला, मैं जान चुका था तुम मेरा पीछा कर रही हो, और मैं चाहता था तुम वह सब अपनी आंखों से देख लो, मगर तुम सब देखे बगैर ही वापस आ गए। तुम्हारे मंगेतर पीयूष ने मुझसे रकम ली थी। उसका कहना था कि अगर तुम मुझे पैसे ना दोगे तो मैं शालिनी का पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम जिसकी मोहब्बत के दावे करती थी वह तो लालची निकला। मैंने उसे पैसे दिए और उसने तुम्हारी मोहब्बत उन पैसों के आगे मुझे बेच दी। अगर मैं उसे पैसे ना देता तो वह तुम्हें बार बार परेशान करके वापस अपनी तरफ करने की धमकी दे रहा था। मैं चाहता था तो उसे उसका बहुत अच्छा जवाब दे सकता था, मगर अपने माँ बाप का एक इकलौता बेटा समझकर मैंने उसे माफ़ कर दिया। अब यह सब सुनकर मैं अपनी किस्मत पर शुक्र भेजने लगी कि मुझे मेरी किस्मत में पीयूष जैसे लालची इंसान से बचा लिया और मुखिया जी जैसे शरीफ इंसान की पत्नी बना दिया। मुझे अपना पति दुनिया के सब मर्दों से अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसने ही मेरे माँ बाप को रहने को अच्छा घर और रुपया पैसा दिया था। उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने में कुछ बुरा न थी। मैं अपने नसीब पर राजी थी और अपने पति के साथ खुश भी थी। कुछ ही दिनों के बाद मेरे दूसरी बहनों की भी अच्छी जगह शादियाँ हो गई थी और मैं भी अपने बच्चे और पति के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी। बात पीयूष की थी तो उसे तो मैं भूल चुकी थी। अब हमारी ज़िंदगी में सुकून की सुकून था। शायद कुदरत ने हमें ऐसे ही मिलाना था। आज उस फैसले पर बहुत खुश थी, क्योंकि उस एक फैसले ने मेरी और मेरे पूरे परिवार की ज़िंदगी बदल दी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन वाले बटन ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत।